बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनियन एग्रीकल्चर से मैं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर इकबाल आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम मौज़िज़ ज़िम्मेदारान हज़रात सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का थंबनेल जो है हमारा वो ख़ासा इंटरेस्टिंग है और फ़िक्र अंगेज़ है और बहुत ज़बरदस्त मैंने उसको एक टाइटल दिया है, मिर्च की पैदावारी टेक्नोलॉजी और मिर्च का एकड़ जो है वो 8 लाख रुपए तक का। तो वैसे तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस तरह का मटेरियल पाया जाता है जिसका कोई प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर से या हकीकत से कोई इतना ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन करें तो ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन ये जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ ये ऐसा एक टॉपिक है कि इसके ऊपर पिछले सालों में पाकिस्तान में लोग जो मिर्च के काश्तकार हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जिन्होंने मिर्च की पैदावार जो है वो 8 लाख रुपए तक एकड़ मुनाफा हासिल किया है मिर्च की पैदावार से। तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लूँ। मिर्च जो है वो बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम तरीन ज़रूरत है फ़सलों में, और खाने में भी जो है इसका एक बुनियादी और अहम किरदार है। मिर्च जो है इसकी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट एरिया है, एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट नीड है जो पाकिस्तान में हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मिर्च जो है बुनियादी तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये जो बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले ममालिक हैं उनमें काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए खैर वो हम इसकी एग्रोनॉमी है आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो इन्वायरमेंट चाहिए है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है। टेम्परेचर के हवाले से ये सिनेरियो नहीं है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं वो मिर्च को काश्त करके एक बहुत बड़े एरिए पर इसकी एक्सपोर्ट की जा सकती है, और एक्सपोर्ट होने की वजह से हम इससे हाई मार्जिन जो है वो ले सकते हैं। तो जो हमारा थंबनेल और टॉपिक का जो टाइटल है या जो टॉपिक है हमारा, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो मैं फ़ोकस रहना चाहता हूँ ताकि तमाम ज़िम्मेदार हज़रात हमारी इस लाई हुई नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये मिर्च की हिस्ट्री है, क्योंकि एक्सपोर्ट के हवाले से इसका एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा एरिया पर ये लगे और पाकिस्तान का फार्मर जो है इस पे से अर्निंग कर सके। लेकिन ये जो मार्जिन की हम बात कर रहे हैं, जिस मुनाफा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज आपसे, वो पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट से ही है। अगर ये एक्सपोर्ट पर जाए तो फिर इसका मार्जिन इससे भी ज़्यादा होगा। अब मिर्च को हम डिस्कस करते हैं तमाम ज़िम्मेदार हज़रात से। बेसिकली जो इसका एरिया जहाँ पर ये काश्त की जा सकती है ये गर्म खुश्क कम नमी वाले एरियाज़, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर बारिश का बहुत कम लो रेनफॉल एरिया है, बिलो दैन 10 mm या 10 मिलीमीटर से बिलो जो एरियाज़ हैं उनमें ये काश्त की जा सकती है, और बहुत अच्छी वहाँ पर इन एरियाज़ में इनकी प्रोडक्शन आती है। अगर पाकिस्तान में ये देखा जाए तो ये ज़ेरी सिंध, बालाई सिंध और जनूबी पंजाब, और जनूबी पंजाब के वो अज़ला जो मियांवाली तक जाते हैं जिनमें बारिशों की औसत शरह बहुत कम है, इन तमाम एरिया में इसकी बहुत अच्छी और बहुत बम्पर क्रॉप हासिल की जा सकती है, और मोस्टली काश्त भी इन्हीं एरियाज़ में होती है। तो अगर हम इसकी सोइंग, अब ये इसके एरियाज़ हैं, अगर सोइंग टाइम के हवाले से बात की जाए तो इसकी 2 सोइंग टाइम्स हो सकते हैं पाकिस्तान में। एक 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। पहले इसको डिस्कस करते हैं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो मिर्च का काश्त करने का जो टाइम है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पहले हमारे यहाँ जो है ये तरीका इख्तियार नहीं किया जा रहा, और एक आम परसेप्शन है कि ये 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो मिर्च की काश्त का टाइम है ये सही नहीं है। इसके हवाले से जो है वो मिर्च कोरे का शिकार हो जाती है। लेकिन ये इस मिर्च को अगर हम 15 नवंबर तक काश्त कर देते हैं और इसको अगर हम बचा लेते हैं कोरे से, और ये पौधे रेजिस्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर कोरा वगैरह, जैसे ज़ेरी सिंध का इलाका है वहाँ पर कोरा वगैरह कम पड़ता है, दर्जा हरारत मोतदिल रहता है और खुशगवार आबो हवा रहती है वहाँ पर ज़्यादातर।
निस्बतन पंजाब के वहाँ पर सर्दी बहुत कम होती है, तो वहाँ पर ये मिर्च की काश्त करके वो लोग इसकी जो फ़र्स्ट पिकिंग है वो बहुत जल्दी ले सकते हैं, जो कि अंदाज़न अप्रैल में मई में आ सकती है। और अगर लाल मिर्च की बात करें हम, तो वो मई के एंड तक, मौसम के अमल दखल के साथ मई के एंड तक वो लाल मिर्च की पहली चुनाई आ सकती है। तो उस पहली चुनाई से जो है वो उनकी एक अच्छा रेट वो वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ये 15 नवंबर का मतलब ये है। अच्छा, वैसे इसका जो दूसरा टाइमली जो इसकी काश्त है, जो महकमा ज़राअत के माहिरीन और ज़रूरी साइंसदान जो रिकमेंड करते हैं, वो 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक इसका काश्त का टाइम है। अब ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है। पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में मिर्च की काश्त की जाती है, तो इस 15 जनवरी से 15 मार्च के दौरान कहीं पर भी काश्त की जा सकती है। माज़रत। इसकी वैराइटीज़ के हवाले से बात की जाए तो हमारे यहाँ इसके बेसिकली 2 कल्टीवर्स दस्तयाब हैं पाकिस्तान में। अब यह एक लंबी बहस है, इसको हम करते हैं ज़रा साइंटिफिक पॉइंट से भी करते हैं, पाकिस्तान में कमर्शियल क्रॉपिंग के हवाले से भी करते हैं। मिर्च में कौन सी कल्टीवर्स बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन सी कल्टीवर्स कौन सी वैराइटीज़ हमारे ज़मींदार हज़रात को भरपूर मुनाफा दे सकती हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक या चैप्टर है जो अमूमन हमारे यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आप तमाम दोस्तों तक इसके हवाले से पहुँचाएँ। अब 2 किस्म की मिर्चें हैं जो पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं, एक देसी हैं और एक हाइब्रिड हैं। इनका कंपैरिजन आगे करते हैं। देसी में जो इकसाम मौजूद है उनमें घोटकी है, लौंगी है, तलहाड़ है। तलहाड़ जो है ये लेट वैरायटी है, ये काफ़ी लेट एरियाज़ में काफ़ी लेट टाइमिंग में काश्त की जाती है, और लेट एरियाज़ जहाँ पर गंदम वगैरह के बाद मिर्च लगाई जाती है, ये वहाँ पर काश्त होती है। बेसिकली ये तीनों वैराइटीज़ सिंध में काश्त की जाती हैं। उसके अलावा देसी वैराइटीज़ में दीनपुरी भी है, कंडियारी भी है, ये जनूबी पंजाब के इलाकों में काश्त की जाती हैं। उसके अलावा हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड्स ने जो है वो सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। पैदावार के हवाले से इन्होंने ज़िम्मेदार की मईशत को एक भरपूर सहारा फ़राहम किया है, और बहुत अच्छा जो है इन्होंने ज़िम्मेदार की इकॉनमी को बूस्ट किया है, हम ये समझते हैं। अब हाइब्रिड्स में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, लेकिन चंद जो काबिल ज़िक्र हैं उनका हम ज़िक्र कर रहे हैं। वैसे इनके अलावा भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की मुख्तलिफ़ पोटेंशल हो सकती है, लेकिन ये चंद वैराइटीज़ हैं। स्काई लाइन है, इसमें P6 है, गोल्डन हॉट है, ICI की एडवेंटा F1 509 है। इसी तरह की और बहुत सारी भी हाइब्रिड वैराइटीज़ हो सकती हैं जो काश्त हो रही होंगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये चंद अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखने वाली वैराइटीज़ हैं। अब ज़रा देसी और हाइब्रिड का एक कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि देसी और हाइब्रिड को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमारे फार्मर के लिए कौन सी वैरायटी इनमें अच्छी है। तो देसी जो है ये गुड टेस्ट होती है, इनरिच्ड है टेस्ट में। आप तमाम हजरात जानते हैं देसी का अपना एक ज़बरदस्त टेस्ट है, तो इसकी वजह से इसकी रेट की जो है वो वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसको एक अच्छा रेट मिलता है कंपैरेटिवली हाइब्रिड से। हाइब्रिड को देखा जाए तो ये देसी के मुकाबले में लो रेट लेती है, मार्केटिंग में इसको लो रेट मिलता है। देसी वैराइटीज़ जो हैं ये मार्केट में हाई डिमांड होती हैं, और अगर हम कंपैरिजन करें तो हाइब्रिड की निस्बत देसी की जो मार्केट है वो तेज़ होती है और हाई डिमांड है। अब जो हाइब्रिड में देखा जाए, इसके पैरेलल जो कंपैरिजन है, हाइब्रिड जो वैराइटीज़ हैं वो फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट उनकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, और वो हाईली रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं, और जो हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं वो बम्पर प्रोडक्शन दे सकती हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो बम्पर प्रोडक्शन का है। तो जो देसी मिर्च है हमारे पास, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है, ये कम टाइम में ख़त्म हो जाती है। जो हाइब्रिड मिर्चें हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो लंबा अरसा तक चलती हैं। तो ये दोनों में एक फ़र्क है, क्योंकि देसी जो है वो रजिस्ट नहीं करती इतना ज़्यादा, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। जो हाइब्रिड्स हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से माज़रत चाहते हैं।
जो आखिर में जाकर जब मिर्च की मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी होती है और मिर्च के पौधे टर्मिनेट होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो देसी का फ्रूट साइज़ जो है वो एवरेज से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी ठीक होता है। लेकिन जो हाइब्रिड मिर्चें होती हैं उनमें जो है साइज़ का इशू आ जाता है, उनमें साइज़ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। ये अगर हम देसी और हाइब्रिड का कंपैरिजन करें तो वहाँ पर ये बात हमने नोट की है। तो इसी तरीके से देसी जो है इसको हम सीड इसका ख़ुद से भी बना सकते हैं, और इसका सीड बहुत चीप होता है कॉस्टिंग में, कीमत में इसकी जो बीज की कीमत है वो बहुत कम पड़ती है। जो हाइब्रिड है वो बहुत ज़्यादा महंगा सीड है, ये आलमोस्ट 20-1 हज़ार रुपये तक का एकड़ का सीड बनता है हाइब्रिड। ये एक कंपैरिजन है जो देसी और हाइब्रिड का है। अब इसमें से कौन सी काश्त करनी चाहिए ये आप ज़िम्मेदार हजरात फ़ैसला कर लें। हमने इनके तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे और बुरे पहलू आपके सामने रख दिए हैं। अब इनके सोइंग मेथड की बात की जाए तो नर्सरी में ये काश्त किया जाता है, पनीरी लगाई जाती है पहले, क्योंकि जो हसास फसलें होती हैं जितनी भी उनमें पनीरी लगाना इसलिए मकसूद होता है कि छोटे पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। तो नर्सरी जो है वो इसकी 1 से 2 मरले तक की लगाई जाती है, छोटे प्लॉट्स बनाए जाते हैं, 1 से 2 मरला उनकी जो है वो एरिया होता है। तो सीड रेट की बात की जाए तो 100 से 500 ग्राम जो है वो हाइब्रिड का सीड रेट हो सकता है। ये 100 से 500 ग्राम का मतलब जो है वो हाइब्रिड वैरायटी की नेचर पे है। नेचर से मुराद मेरी ये है कि वो सिंगल स्टेम प्लांट है, वो बुशी है, झाड़ी नुमा है, वो अगर ज़्यादा झाड़ बनाता है तो उसमें सीड रेट कम होगा। अगर वो कम झाड़ बनाता है, ज़्यादातर वो हाइट में जाता है, लंबाई में, सिंगल स्टेम है, तो उसमें जो है वो सीड रेट ज़्यादा होगा। तो ये 100 से 500 ग्राम सीड वैरायटीज़ के हिसाब से वो वेरिएशन आती है उसमें। देसी में जो है वो 1 से 2 मरला में 500 अप टू 500 ग्राम तक इसका भी सीड रेट है, जो कि सीड की वैरायटी की नेचर के हिसाब से सीड रेट तय किया जाता है। वो यानी कि अगर वो झाड़ी वाला है तो ज़्यादा सीड रेट होगा, अगर वो कम है तो 100 ग्राम तक रखा जा सकता है। तो ये नर्सरी में इनको काश्त किया जाता है। नर्सरी में एक फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर वगैरह की एक पतली लेयर लगाकर, रेत की भी एक पतली लेयर लगाकर उसके ऊपर इनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और टेम्परेचर के मुताबिक 10 से 15 दिनों में जो है इनकी काश्त जो है वो इनकी जो जर्मिनेशन है वो शुरू हो जाती है, और फिर इनको जो है शिफ्ट किया जाता है 30 से 35 दिनों में खेत के अंदर नर्सरी से। तो अब खेत में जो ज़मीन की तैयारी है वहाँ पर भी इनकी ज़मीन की तैयारी 2 तरीक़ों से की जाती है। उसमें जो है वो रिजेस का फासला इनको खेलियों पर रिकमेंड किया जाता है कि खेलियों पर काश्त किया जाए। ज़मीन की तैयारी में पहले जो है वो रेज करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद ज़मीन को जो है वो प्रॉपरली उसमें हल चलाना, और गहरा हल चलाना, ताकि ज़मीन पूरी तरह खुलकर सामने एक्सपोज़ हो सके, धूप और हवा उसमें फिर सके। फिर उसके बाद जो है उसमें लेज़र लेवलर का इस्तेमाल करना, फिर उसमें जो है फाइनली खेलें बनाना। खेलें जो हैं वो वैरायटी के हिसाब से बनाई जा सकती हैं। अगर तो झाड़ीदार पौधा नहीं है वैरायटी का तो उसमें 1 से 1.5 फुट तक की खेल बनाई जाती है। अगर झाड़ीदार पौधा है तो 2.5 फुट तक की खेल बनाई जा सकती है। ये सीड की वैरायटी के हिसाब से जो है ये खेलों की सिलेक्शन होगी। खेलें बनाने से पहले जो है यहाँ पर ज़मीन में लेज़र लेवलर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्चों में जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ आगे हम वो डिस्कस करेंगे चल के, और मसाइल आते हैं जो लेज़र लेवलर ना होने की वजह से होते हैं। तो लेज़र लेवल का इस्तेमाल जो है वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिफ्टिंग इसकी नर्सरी से 30 से 35 दिन की जो मिर्च हो जाती है पनीरी की उम्र, उसको शिफ्ट किया जाता है खेत में। अब शिफ्टिंग के वक्त जो है ना, इसको एक बहुत अहम चीज़ है जो लाजमी करनी चाहिए। ये खैर हमने डिस्कस तो आगे करना था, लेकिन चूँकि ये एक सिमेट्री, एक डिसिप्लिन, एक पैटर्न के तहत हम चल रहे हैं, तो मैंने समझा कि हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, मुनासिब यही है। देखिए, जब शिफ्ट करते हैं प्लांट्स को, तो इनको शिफ्ट करने से पहले पनीरी वाले खेत से निकालने के बाद खेत में शिफ्ट करने से पहले जो है इनको किसी फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, और फंजीसाइड का महलूल बनाया जाए किसी
वाटर चैनल में बना लिया जाए या किसी बड़ी जगह पर बना लिया जाए, और जितने भी पौधे हैं इनको उस महलूल के अंदर डिप करके उसके अंदर भिगो के दोबारा जो है वो खेत में लगाया जाए। उससे ये है कि ये पौधे जो जब उस खेत में हम शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं आएंगे फंगस के हवाले से, और एक इनकी अर्ली फंजीसाइड ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये बहुत लाजमी है, ये शुरू के बुनियादी मसाइल से बचने के लिए जो है ये रिकमेंड की जाती है। ज़रूरी माहिरीन अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसको बहुत लाजमी समझते हैं। तो अब हम डिजीज़ के हवाले से इसके अंदर बात करेंगे। डिजीज़ से पहले अभी हमने बिजाई की बात की है, तो मैं समझता हूँ फर्टिलाइज़र के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो है इसमें जब खेलों की तैयारी की जाती है, खेलों की तैयारियों से पहले इसमें 1 बैग DAP का और 1 बैग पोटाशियम सल्फ़ेट का, 1 बैग DAP से मुराद मेरी फास्फोरस है, और इसकी जगह पर कोई मुतबादल खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फास्फोरस का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो DAP ही है, क्योंकि इसमें फ़ास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आजकल DAP की कीमतों में ख़ासा इजाफ़ा देखने में आ रहा है, तो ये एक कमर्शियल प्रॉब्लम है। इसके हवाले से भी हम किसी दिन अलग से कोई वीडियो लॉग करेंगे और बात करेंगे इंशाल्लाह कि इसका मुतबादिल क्या हो सकता है। लेकिन अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि DAP ही और पोटाशियम सल्फ़ेट 1 बैग 50 kg वाला, जो मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ पाकिस्तान में फ़राहम करती हैं, इनको मिलाकर खेलियाँ निकालने से पहले ज़मीन में छटा कर देना चाहिए और खेलियाँ निकाल लेनी चाहिए। वो उसकी वजह ये है कि खेलियाँ निकालने से, खेलियाँ जब निकालेंगे तो उसके साथ ये जितनी भी खाद है, ये खेलियाँ निकालने का मकसद ये होता है कि ये खाद जो है और ज़मीन जो बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो खेलियों में आ जाती है, और खाद भी उनके साथ ही खेलियों में आ जाती है। तो हम अपने पौधे भी जो हैं वो खेलियों में लगाते हैं। तो ये जो है एक बड़ा अहम चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे ज़िम्मेदार हज़रात बहुत ज़्यादा, हमने देखा है, हमारा जो तजर्बा है फ़ील्ड का, वो फ़ास्फोरस को बाद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन DAP वगैरह जो है इसको इस्तेमाल ज़मीन में करना चाहिए, और पोटाशियम सल्फ़ेट को भी, क्योंकि फिर इससे इनकी हल पजीरी और इनका मतलूबा मेयारी रिज़ल्ट जो है वो फिर जाकर मिलता है ज़मीन में हल करने से। अच्छा, ये सॉरी मैं एक बात भूल गया था, पौधे से पौधे का फ़ासला। पौधे से पौधे का फ़ासला जो है मिर्च का, वो 1.5 से 2.5 फुट तक ही रखा जाता है। अब वो रीजिस के अकॉर्डिंग ही है। 1.5 से 2.5 फुट क्यों? वो इस वजह से कि अगर कोई पौधा जो है वो बारीक स्टेम के साथ जाता है, झाड़ी नहीं बनाता, तो उसको फिर कम फासले पे रखा जाएगा, 1.5 फुट तक, फुट से 1.5 फुट तक। जो पौधा बहुत ज़्यादा झाड़ीदार है और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है, उसको 2 से 2.5 फुट तक स्पेस दी जाती है। तो ये पौधों से पौधों का फ़ासला है। माज़रत, ये मैं भूल गया था, फ़्लो में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद फर्टिलाइज़र के मौजू पर हम बात कर रहे थे। तो अब जब हम फर्टिलाइज़र इसको, ये फ़ास्फोरस और पोटाशियम सल्फ़ेट ज़मीन में इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर नाइट्रोजन जो है वो अकेली इस्तेमाल की रिकमेंडेशन नहीं देते ज़रूरी माहिरीन, और ना ही हम आपको ये रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह ये है कि शुरू में जो है इस पौधे ने अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना है और साथ ही जो है वो फ्लावरिंग लेनी है। अब अगर हम शुरू में ही इसको नाइट्रोजन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये इसके कद की और वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ इसको ले जाएगी, और पौधा फ्लावरिंग की तरफ नहीं जाएगा, और फ्लावरिंग जल्दी नहीं होगी तो फ्रूट की तरफ नहीं जाएगा। तो हमारा कमर्शियल क्रॉपिंग या मिर्च से पैदावार हासिल करने का मंसूबा जो है वो लंबा होता जाएगा और हमें उसमें नुकसान होता जाएगा। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है उसका तरीक़ाकार भी आपको बताते हैं कैसे इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आपने इसको जो है वो फ्लावरिंग तक, जब तक फ्लावरिंग से मुराद फूलों का उगना है, जब तक पौधों पर फूल नहीं उगता किसी खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जैसे ये पौधा फूल लेता है फिर इसके ऊपर गोडी की जाती है। गोडी से मुराद ये है कि इसको दोबारा इसके मुड्डों में मिट्टी चढ़ाई जाती है, और मिट्टी चढ़ाते वक्त हम दोबारा रिकमेंड करते हैं कि फ़ास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल किया जाए। और इवन के पहली चुनाई तक, जब ये मिर्च के फूल बनेंगे फिर उसके बाद इस पर मिर्च लगेगी, अगर हमने उसको सब्ज़ रखना है या उसको हमने सब्ज़ मिर्च की पिकिंग करनी है या हमने उसको लाल बनाना है, वहाँ तक जो है हम रिकमेंड करते हैं कि इसके ऊपर फ़ास्फोरस खाद ही इस्तेमाल की जाए। अब वो कौन सी, वो नाइट्रोफास इस्तेमाल की जा सकती है या DAP अगेन इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर नाइट्रोफास इस्तेमाल की जाए तो उसका 1 बैग काफ़ी होगा। अगर
डीएपी इस्तेमाल की जाए तो उसकी 25-30 किलोग्राम फ़ी एकड़ काफ़ी रहेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम पहली चुनाई कर लेते हैं सब्ज़ मिर्च की या लाल मिर्च की, तो उसके लिए हमें फ़ौरन उसके बाद जो है 1 बैग नाइट्रोजन का वो मिर्च को फ़राहम करना चाहिए। तो उसमें देखने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन की जो फार्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें यूरिया भी फ़राहम की जा सकती है, उसमें गवारा भी फ़राहम की जा सकती है, उसमें अमोनियम सल्फ़ेट भी फ़राहम की जा सकती है। तीनों में से कोई भी खाद इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर इसी तरीके से आगे इसमें हर चुनाई के बाद नाइट्रोजन का 1 बैग इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जो बाकी फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें इसमें ज़िंक सल्फ़ेट का भी इस्तेमाल होगा, इसमें बोरान का भी इस्तेमाल होगा, इसमें मखसूस स्टेजेस के ऊपर ह्यूमिक एसिड वगैरह का भी इस्तेमाल होगा। और पोटाशियम सल्फ़ेट हम ज़मीन में इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। अगर हम इसमें से मज़ीद पौधों का अच्छा साइज़ और पौधों की अच्छी पैदावार हम चाहते हैं तो हमें पोटाशियम सल्फ़ेट और भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग की स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि इसका तरीक़ाकार मिर्च का ऐसा है कि इसके ऊपर फ्लावर आता जाएगा, फ्रूट बनता जाएगा, उसकी हम पिकिंग करते जाएंगे, हार्वेस्टिंग करते जाएंगे, अगेन इसको हम ये इनपुट्स देते जाएंगे, फिर अगेन उस पर ये फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर अगेन ये एक सीरीज़ है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सिलसिला है जो ये चलता रहता है। और मिर्च जो है वो हमारे यहाँ हमने जो एक्सपीरियंस किया है सितंबर-अक्टूबर तक चलाई जा सकती है, क्योंकि जब तक मौसम जो है वो गर्म रहता है वहाँ तक जो है इसको चलाना मकसूद होता है और इससे ज़्यादा अर्निंग और ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है इसको फिर फर्टिलाइज़र भी उसी हिसाब से इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल इसकी एक अगर मैं कैलकुलेट करके एक समराइज़ करके एक शॉर्ट और एम्फिसाइज वे से आपको बताऊं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 बैग फास्फोरस डीएपी और 1 बैग पोटाशियम सल्फ़ेट की बजाई में, और उसके बाद 1 बैग फास्फोरस की पहली चुनाई तक, और अगेन उसके बाद पहली चुनाई के बाद यूरिया की या नाइट्रोजन की, और फिर उसके बाद बाहिसाब ज़रूरत बाहिसाब फ़सल उसमें हम ज़िंक सल्फ़ेट, पोटाशियम सल्फ़ेट, बोरान और मुख्तलिफ़ एनपीकेज़ और मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खादों का चैप्टर है, और खादों के इस्तेमाल का बहुत गहरा ताल्लुक़ है पैदावार में मिर्च से। तो जितनी अच्छी खाद इस्तेमाल की जाएगी और जितना अच्छा और एफ़िशिएंट और बर वक्त इस्तेमाल किया जाएगा उतना अच्छा ही खादों की पैदावार हासिल की मिर्च की पैदावार हासिल की जा सकेगी। तो खादों के इस्तेमाल के बाद इसके पेस्ट के हवाले से बात करते हैं। पेस्ट्स में एफर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्च में हमलावर होते हैं, देखने में मिलते हैं। एफर्ड्स में ग्रीन फ्लाई और ब्लैक फ्लाई ये दोनों अहम इकसाम हैं एफर्ड्स की। एफर्ड्स सुस्त तेला को कहते हैं। उसके अलावा रेड स्पाइडर माइट है। उसके अलावा वाइट फ्लाई बहुत कॉमन और बहुत डेंजरस पेस्ट है मिर्च का, और ये तकरीबन ये गर्म और खुश्क दर्जा हरारत वाले महीनों में ये हर मिर्च पर आम तौर पर पाया जाता है और मिर्च को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो पहले मैंने बताए हैं एफर्ड्स और स्पाइडर माइट्स वगैरह रस चूसने वाले कीड़े, इनके लिए जो है नाइटन पायरम है, फ्लोनिकामिड है, और भी बहुत सारे जदीद केमिकल्स मौजूद हैं। उनमें से किसी की भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इनको बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। वाइट फ्लाई के लिए जो है वो इब्तदाई हालत में बेप्रोफिजीन वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। अगर वाइट फ्लाई का डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए और भी बहुत सारे पायरीप्रॉक्सिफिन हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, वो उस वक्त मौके के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उससे फ़सल के ऊपर एक ख़ास स्ट्रेस आता है, और हसास नौइयत की फ़सलें ख़ास तौर पर जैसे मिर्च हसास नौइयत की फ़सल है, तो ये अपनी पैदावार जो मतलूबा पैदावार हमने टारगेट की होती है उससे नीचे चली जाती हैं। तो पेस्ट का इसमें एक और भी किरदार है बड़ा अहम। जो फंगस वाली डिजीज़ आती हैं, पेस्ट जो हैं उनको भी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सेहतमंद पौधों से बीमार पौधों तक। अब ये कैसे होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिर्च की जो डिजीज़ हैं उसमें रूट रॉट है, बहुत अहम डिज़ीज़ है। मिर्च की जड़ का गलना, ये हर खेत का मसला है, हर ज़मींदार का मसला है, और इस मसले की वजह से हमारे यहाँ मिर्च की जो एकड़ेज है, मिर्च की जो काश्त का एरिया है उसमें बहुत कमी हुई है। तो उसके अलावा डाई बैक है,
मिर्च के पौधों का यकदम मर जाना और मुरझा जाना। उसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट है। उसके अलावा मिर्च में लीफ कर्ल वायरस जो है उसका भी बहुत अहम मसला है। यानी कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ भी आती हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, इसमें वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो अब इनके कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं, अहम सवाल है। इनके कंट्रोल के हवाले से केयरफुल सीड सिलेक्शन होनी चाहिए। केयरफुल सीड सिलेक्शन से मुराद ये है कि ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब किया जाए जो रजिस्ट कर सकें इन बीमारियों के ख़िलाफ़, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, हाइब्रिड्स में भी और देसी वैरायटियों में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जैसे हमने पहले बताया था। मैं अगेन अगर आप इस अहम मौके के लिए आप दोस्तों को बताना चाहूँ तो स्काई लाइन बहुत अच्छी है, ये जो ICI की वैरायटी है ये भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा दीनपुरी और कंडियारी जो है देसी में, ये भी बहुत अच्छी हैं। लौंगी और घुटकी, ये इनमें भी अच्छी रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो इसके अलावा भी होंगी, ये चंद वैरायटीज़ हैं जो हम समझते हैं कि बेहतर हैं। तो उसके अलावा एक और बहुत अहम स्टेप है जो इसमें किया जा सकता है, जो कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में आएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में आएगा। देखिए, हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा ताकि हम अपनी काश्तकारी के जो अखराजात हैं उनको कम से कम करके अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि ज़मींदार हज़रात जैसे ही देखते हैं कि फ़सल पर किसी बीमारी का हमला हो रहा है तो मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड कंपनीज़ के नुमाइंदे या महकमा ज़राअत के नुमाइंदे आते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये दवाई इस्तेमाल करें या ये स्प्रे कर लें, उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सर्टन लेवल है, एक मतलूबा मिक़दार है, वो हो तो उसके लिए हमें स्प्रे पर जाना चाहिए। जब वो स्टार्ट हो रहा होता है हमें अपने खेत की निगरानी करनी चाहिए, अपनी फ़सल को दिन में 2 बार कम अज़ कम सुबह के वक्त और शाम के वक्त देखना चाहिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि अगर इस पर किसी नौयत की बीमारी हमलावर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये जो फंगस वाली, वायरस वाली और बैक्टीरिया वाली जो बीमारियां हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, रूट रॉट है, डाई बैक है, बैक्टीरियल विल्ट है, लीफ कर्ल वायरस है, इनमें जैसे इनकी इब्तदाई अलामात आएँ मिर्च की फ़सल पर, तो हमें चाहिए कि हम जो सबसे पहले प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इनकी अलामात आ रही हैं हम उनको रिमूव कर दें, तो उससे हमारा खेत बिल्कुल यकदम साफ़ हो जाएगा। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो फिर हम जब वो सर्टन लेवल पे आ जाए फिर हम जाकर उसके लिए स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके मेजरमेंट्स हैं। अब इनके इस्तेमाल के लिए, इनके कंट्रोल के लिए फंजीसाइड्स हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सर फ़हरिस्त हमें जब हम बिजाई करते हैं, बिजाई से शिफ्टिंग करते हैं खेत में, पनीरी की शिफ्टिंग से दूसरे तीसरे पानी पर हमें जो है वो एक अच्छी फंजीसाइड, मिसाल के तौर पर थायोफनेट मिथाइल है या फोस्टाइल एलुमिनियम है, ये 1 से 2 किलोग्राम फ्लड करनी चाहिए साइल में। उससे ये होता है कि साइल में मौजूद भी जो इन्फेक्शन स्पोर्स होते हैं और जो पौधों में भी जो इन्फेक्शन फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद होते हैं वो एक दफ़ा तलफ़ हो जाते हैं। उसके अलावा सल्फ़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सल्फ़र भी फ्लडिंग की जा सकती है, वो भी एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है। उसके अलावा इसको तकरीबन हर 15 से 25 दिन के अंदर जब भी कोई मुख्तलिफ़ बीमारियों की, ये जो मैंने ज़िक्र किया है इसमें से अलामात इनकी नमूदार हो रही हों, तो फंजीसाइड्स का स्प्रे करना लाजमी है। उसमें डाइफेनाकोनाज़ोल प्लस एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सचर मौजूद है, उसमें टैबोकोनाज़ोल है, उसमें पेनकोनाज़ोल है, उसमें प्रोपिकोनाज़ोल है। ये कोनाज़ोल फैमिली जो है ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है और बहुत इनके हाई एफिकेसी रिज़ल्ट हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं ये जो केमिकल्स हैं। तो इसके अलावा और केमिकल्स भी मौजूद हैं, वो खैर मौका की मुनासबत से हम जो है उस वक्त आपको सिफारिश कर देंगे, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पेस्ट्स के हवाले से जो है क्लोरफिनापायर को भी ऐड अप किया जा सकता है इनके साथ। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करना साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइट फ्लाई है या एफर्ड्स हैं, ये फंगस और वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल विल्ट को शिफ्ट करते हैं बीमार पौधों से सेहतमंद पौधों पर। तो ये इसकी पेस्ट का और डिजीज़ का एक चैप्टर है। अब फाइनली हम इसके थंबनेल जो है हमारा उसकी तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ। इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये सब्ज़ मिर्च जो है ये 80 से 100 मन की पैदावार देने की सलाहियत रखती है। जो मैंने थंबनेल लगाया है 8 लाख रुपए का एकड़ मिर्च का, ये मैंने लाल मिर्च के हवाले से लगाया है, क्योंकि लाल मिर्च जो है ये एक्सपोर्ट लेवल की क्रॉप है और ये एक्सपोर्ट होती है।
और ये हाई मार्जिन देती है और ये हाई डिमांडिंग है। सब्ज़ मिर्च जो है वो एज़ ए वेजिटेबल यूज़ होती है, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन लाल मिर्च जो है उसकी तरफ हमारा फार्मर मोस्टली, हमारा ग्रोवर जो है वो तवज्जो नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सब्र आज़मा काम होता है, ये काफ़ी टाइम लेती है फिर जाकर लाल होती है। तो फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स की भी थोड़ी फ़राहमी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो लाल मिर्च की फार्म है उसमें 20 से 60 मन तक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो पोटेंशियल इसका, ये मैं मिनिमम साइड पे बता रहा हूँ आपको। तो अगर अब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो लास्ट ईयर में जो लाल मिर्च है इसका जो पहली चुनाई थी लास्ट ईयर में वो मई के महीने में आ गई थी। लास्ट ईयर खैर मौसम खासा ठंडा रहा था, तो गर्मी देर से आई थी। इस साल जो है वो मौसम अभी से गर्म चल रहा है और पिछले साल की निस्बत गर्मी काफ़ी जल्दी आ रही है। तो उम्मीद है इस साल जो लाल मिर्च के लिए जो फल है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। लास्ट ईयर जब ये इसकी पहली चुनाई हुई थी तो उस वक्त 24 से 26 हज़ार रुपया इसका लाल मिर्च का पर मन रेट लगा था। तो अगर इसको मैं ऑन एन एवरेज पूरे साल की कैलकुलेशन करूं तो 6,000 से 26,000 रुपये तक लाल मिर्च का रेट रहा था। तो मैंने आपको इसकी पैदावार बताई है, आप इसके साथ कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। ये आसानी से 6 से 8 लाख रुपए का एकड़ बनता है मिर्च का। और ये हमारी हाई बजट सीरीज़ की सबसे अहम और मेजर क्रॉप है, और इसमें कोई ख़ास मसाइल नहीं है जो हमारी इस क्रॉप को डैमेज कर सके। और ये फ़सल मिर्च की अहम तरीन फ़सल काश्त करके हम अपनी पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं जिनसे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मौज़ूद ज़िम्मेदार हज़रात, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें ताकि ये उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जो मिर्च के खेतों में काम करते हैं और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते और अच्छा मार्जिन हासिल करना चाहते हैं। तो हमारे पेजेस और हमारे चैनल्स को भी आप लाइक करें, इससे ये होगा कि हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।